Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और प्रधानमंत्री के इस यात्रा को लेकर मेरे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे, मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। दीपक बोहरा फॉर्मर डिप्लोमेट है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और एएस बैल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र पराशर, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी दौरे पर हों और G7 के न्योते को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम तरह की बातें भी हो रही थी। और 10 दिन पहले प्रधानमंत्री को इनवाइट आया, प्रधानमंत्री फाइनली वहां पर पहुंच गए। इसे किस तरह से देखना चाहिए? निश्चित तौर पर इन्विटेशन को लेकर पहले बात करें तो 10 दिन पहले ही इन्विटेशन का आना वो साफ ही बता रहा था कि कनाडा के अंदर इस बात को लेकर हिचक थी। और वो समझी भी जा सकती है कि भारत और कनाडा के आपसी रिश्ते जिस प्रकार के ट्रूडो के कार्यकाल में बहुत ही एक तरह से कहें कि लो लेवल पे चले गए, तो वहाँ से उसके बाद जब नए प्रधानमंत्री आए तो उनके लिए इतना बड़ा फैसला करना आसान नहीं था। और उनके सामने समस्या ये थी कि उनकी पार्टी, जिस पार्टी के यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि खालिस्तानी इमोशन को बढ़ावा देते हैं और उस लिहाज से उनकी एक मजबूरी रही होगी। लेकिन उस मजबूरी पे एक तो उनको अपनी रियलिटी का एहसास वो भारी पड़ा, और दूसरी चीज़ कि दुनिया के बाकी जो देश हैं G6 उन लोगों का सीधे सीधे दबाव था, जिसके चलते आपने देखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री का ये कहना कि भारत अगर दुनिया की 5वीं इकॉनमी है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी आबादी है, तो कैसे उसको ना बुलाया जाए। तो स्वाभाविक तौर पर समझाया जा सकता है कि उनको इस रियलिटी का एहसास हुआ कि भारत की जो ताकत है आप उसको इग्नोर करने का सोच भी नहीं सकते। और उसमें कई सारे फ्रंट ऐसे हैं जहां पर भारत इन सभी देशों के लिए एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन का काम कर सकता है। उस लिहाज से इन्विटेशन दिया गया। निश्चित तौर पर नजरें टिकी रहेंगी इस बात पे कि एक तो जो बायलैटरल टॉक हो रहा है वो, और दूसरी चीज़ कि पीएम जब आउटरीच स्पीच देंगे तो वो स्पीच में क्या क्या संदेश देते हैं इस G7 समिट के दरमियान। जी बिल्कुल। एएस बैल साहब, जैसे कि अभी देवेंद्र पराशर ने भी बताया और हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री का ये विदेशी दौरा हो रहा है। और इन सबके बीच क्योंकि भारत के प्रमुख मुद्दों में से शामिल है जो ग्लोबल टेररिज्म का मुद्दा हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा हो, ये एक ग्लोबल मंच है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का पहुंचना, इन तमाम मुद्दों को उठाना, और इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में चल रहे जो युद्ध चल रहा है, इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, G7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है। इस फोरम में नॉर्मली इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बातचीत तो होती है, लेकिन साथ में बातचीत होती है सारे ग्लोबल इश्यूज के ऊपर। सबसे प्रथम ग्लोबल इशू इस समय आता है जो दुनिया में वॉर्स चल रहे हैं। इसी वजह से जो पहला इंप्रेशन जो दिया गया कि G7 कंट्रीज वो साथ नहीं है ईरान के, और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट तो एक उन्होंने पहले ही दे दी ट्रंप के जाने से पहले। अब दूसरी चीज आ जाती है कि जब हम बात करेंगे तो काउंटर टेररिज्म एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पूरे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है। और सारी इसमें दो कंट्रीज का नाम हमेशा ऊपर आता है। एक तो ईरान, जो कि इजराइल के लिए ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है जहां से टेररिज्म ओरिजिनेट करता है, और भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश पाकिस्तान है जहां से सारा टेररिज्म ना केवल भारत के लिए पर विश्व के लिए ओरिजिनेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा फोरम है जहां पे हम ऑप सिंदूर की तो बात करेंगे ही, और साथ में काउंटर टेररिज्म मेजर्स के ऊपर भी बात करेंगे, और करनी भी चाहिए। और साथ में जो आगे के मुद्दे थे जैसे टेक्नोलॉजी की बात हुई, लेकिन पाकिस्तान जो हमारा कनाडा के साथ मेजर मुद्दा है वो है गुरमीत सिंह की जो पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी पिछली बार 25 सीट्स थे और इस बार गिर के उनके सिर्फ 7 सीट्स रह गए हैं। अब वो एक नेशनल पार्टी भी नहीं है, मेरे हिसाब से 12 के करीब सीट्स चाहिए नेशनल पार्टी के लिए। और ये जो खालिस्तान का मुद्दा है, चाहे कम 2.5% जो है पॉपुलेशन कनाडा के अंदर सिख्स की है, और पूरी अगर गिने तो 5.1% है अपने इंडियंस की। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा आएगा खालिस्तान का, वो बायलैटरल टॉक्स के अंदर मुझे पक्का मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसको टेकअप करेंगे। और माइक कार्ने और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अनीता आनंद, जो कि भारतीय मूल की हैं, तो इधर कहीं ना कहीं उन लोगों में अब ये चीज आ गई है कि रूल ऑफ लॉ तो ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो निज्जर की किलिंग के बारे में बातें हुई थी, जिसका प्रूफ आज तक कभी उन्होंने दिया नहीं हमको, जो कि एकदम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो,
तो वो उससे आगे मूव करना है। ये फीलिंग अब कनाडा की लिबरल पार्टी में भी आ चुकी है। एनडीपी की तो खैर अब जो वो वाली इज्जत रही नहीं जो पहले थी, क्योंकि इतनी लोएस्ट लेवल पे आ गया। अब तो वो नेशनल पार्टी भी मैं नहीं कहूंगा उसको। और साथ में जो अनीता आनंद का भी एक अच्छा रोल है इधर, भारतीय मूल की जो है, जो ये प्ले करेंगी मीडिएटर की, भारत की जो सेंसिटिविटी है और जो स्पेस देते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को। खाली खाली खालिस्तान ही नहीं, खालिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वहां पे, लेकिन साथ में है पाकिस्तान की आईएसआई के एलिमेंट्स जो वहां से ऑपरेट करते हैं और मोटिवेट करते हैं ऐसी चीजों को करने के लिए। तो ये एक अच्छा फोरम है हमारा भारत का, और मुझे पक्का मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री इन पे जोर जरूर देंगे। बिल्कुल। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधारने का भी वक्त है देवेंद्र। जिस तरीके से हमें याद है कि ट्रूडो के समय एक तकरार जरूर कनाडा और भारत के बीच में दिखाई दी थी, जैसे कि अभी बैल साहब भी जिक्र कर रहे थे कि निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा, पर कभी उसका प्रूफ नहीं दिया गया। भारत ने तो प्रूफ भी मांगा बकायदा। लेकिन क्या अब मां कानी के आने से और G7 में कनाडा में ही होना, प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, ये माना जाए कि डिप्लोमेटिक रीसेट होगा रिलेशन? निश्चित अब ये कोशिश जरूर नजर आ रही है कनाडा के तरफ से, क्योंकि जो गड़बड़ी हुई थी उन्हीं की तरफ से हुई थी। और जैसा कि आपने बताया कि हैरानी इस बात को लेकर थी कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट भी नहीं आ रही है। उसके पहले जस्टिन ट्रूडो ने इस तरह की बातें कर दी थी जो एकदम से बेबुनियाद बात, और भारत का रिएक्शन वही था जो कि एक जिम्मेदार देश का होना चाहिए। अब उनको इस रियलिटी का एहसास है। रियलिटी के एहसास के पीछे सबसे पहली वजह की अगर आप बात कर लें तो एक तो भारत की ताकत है, वो है। दूसरा, यूएस के साथ जिस प्रकार का उनका ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कनाडा का, और कनाडा अपना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस के साथ ही करता है, तो उस कंडीशन में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि यूएस से अलग कुछ ऑप्शन देखें। और उनके ऊपर, उनके देश के ऊपर जिस प्रकार का दबाव है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हमारा 51वां राज्य बन जाइए, ट्रेड को लेकर इतनी सारी धमकियाँ दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें एक नया वेन्यू ज़रूर चाहिए। और भारत जैसा देश जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन के लिहाज से इतना मजबूत हिस्सेदार बनकर उभर रहा है, तो उसके साथ उनके रिश्ते खराब हों ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उस कंडीशन में जैसे अगर वहाँ आबादी के हिसाब से ही बात करें तो 15-17 लाख के आसपास भारतीय मूल के लोग होंगे, जो वहाँ की आबादी के हिसाब से 4% के आसपास है। लगभग 41% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इंडियन स्टूडेंट, जो कि वहाँ पे कनाडा पढ़ने जाते हैं। तो कई सारे मोर्चे पे कनाडा के लिए बहुत अहम है कि वो भारत के साथ रिश्ते को ठीक करे, और उसी की कोशिश नज़र आ रही है कि एक नए तरीके से रीसेट करने की कोशिश होगी कि इन रिश्तों को आप इकोनॉमिक फ्रंट पे आगे लेकर जाएं, ना कि उस तरह की बेबुनियाद बातें करके। भारत का कंसर्न ये ज़रूर रहेगा कि भारत जिस प्रकार से कहता है कि कनाडा के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ खालिस्तानी अलगाववादी लोगों को वो महत्व ना दे, और वहाँ पर देखना होगा कि कनाडा की सरकार किस प्रकार से इफेक्टिवली कुछ कर पाती है या नहीं। बिल्कुल। दीपक बोरा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक बोरा साहब, लगातार 12 बार G7 में भारत शामिल हुआ है और 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार ये 6वां मौका है जब प्रधानमंत्री G7 के मंच पर जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन्हें इनवाइट किया जा रहा है। इस वक्त G7 में भारत की भूमिका आप कैसे देखते हैं? भारत कितना महत्वपूर्ण है G7 में? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। G7 कहते हैं दुनिया की डेमोक्रेटिक 7 जो सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है उनकी संस्था है। शुरू में 4 थे, बाद में 5 हो गए। जापान को लिया एशिया को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, 6 हो गए। फिर कनाडा ने हाथ पैर जोड़े तो उसको 7th बना लिया। अब सुनिएगा मैम जो मैं बता रहा हूँ जी। G7 में जो अभी मीटिंग हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था वहां पर अमेरिका थी, वो तो भाग गया, वापस चला गया। इजराइल ने ठोकना ईरान को तो चला गया। इस समय जो नेता प्रेजेंट हैं कनाडा में, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था भारत है। हमसे बड़ा वहां पे कोई नहीं है। जर्मनी हमसे पीछे रह गया है। वी आर नाउ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरी दुनिया में। चीन तो है नहीं, चीन को बुलाया नहीं है। सो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत, ये पहली चीज है। दूसरा, G7 की अहमियत पिछले 5 सालों में बहुत कम हो गई। कोई उसकी परवाह नहीं करता। वो अपने बड़े बड़े बयान जारी करेंगे, एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, नोबडी केयर्स। मेन चीज ये है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कनाडा गए हैं, वो द्विपक्षीय काम के लिए नहीं गए, वो G7 समिट के लिए गए। हाँ, मीटिंग उनकी होगी, इसके साथ होगी, उसके साथ होगी। ट्रंप तो चले गए हैं, इसलिए उनके साथ नहीं होगी, बाकी लोगों से होगी। और उसमें जो है वो कहते हैं शोइंग द फ्लैग, हमने झंडा दिखा दिया कि हम यहां पर मौजूद हैं। G7 को इस समय देखिए, छोटे मोटे देश हैं, कनाडा का होना वहां पे मेक्स नो सेंस। ब्रिटेन का होना, फ्रांस का होना, सबकी छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं भारत की अपेक्षा, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो मेरा मानना है कि भारत के बिना G7 की अहमियत खत्म हो जाती है। जो इकोनॉमिक
पावर था G7 का 70%, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था वहां थी, अब 30% रह गई। पावर जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, G7 इसको समझती है। उनको भारत का मार्केट चाहिए, पीरियड, और कुछ नहीं। हमारे छोले भटूरे पसंद नहीं है उनको, मार्केट चाहिए। वो यूरोपियन यूनियन की जो मैडम है वो वहां पहुंच गई है कि हम अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील करने वाले हैं। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ किया। इट्स ऑल अबाउट धंधा मैडम, और कुछ नहीं है वहां पर। यूरोपियन G7 को शुरुआत की थी कि हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, फिर हम डिस्कस करेंगे जो सिक्योरिटी सिचुएशन, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 3 चीजें, क्लाइमेट चेंज नथिंग, आतंक नथिंग। ये जो मेन मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं होती, बस धंधे की आपस में ये लोग बात करते हैं। और जितने G7 के सदस्य हैं, भारत को अलग कर दीजिए, सबका डेट, ऋण बहुत ही तेज है। तो क्या होता है मैम, ये एक दूसरे को पैसा देते हैं। जर्मनी फ्रांस को देगा, फ्रांस इटली को देगा, इटली जापान को देगा, जापान अमेरिका को देगा। आपस में वो पैसा इनका घूमता रहता है, हाई डेट। इसीलिए भारत एक बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है इनके लिए। और आप देखेंगे इनकी फाइनल स्टेटमेंट जो आएगी, जो भी कुछ ये कहेंगे, इनको चाहिए भारत ऑन द टेबल। तो भारत इस समय ऐसे नहीं गया कि जी मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बुलाया है। भारत ने कहा मैं सोचूंगा मैं जाऊंगा कि नहीं। फाइनली मैं इतना कहूंगा मैम, अगर भारत चला गया है कोई हमें खास फायदा नहीं, अगर भारत ना जाता हमें कोई खास नुकसान नहीं। G7 को अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भारत चाहिए, और भारत का इस समय टॉप सेल्समैन, आपने भी उसका नाम सुना है, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। और इसीलिए जैसे कि अभी आपने कहा दीपक वोरा साहब कि टेररिज्म को लेकर कोई बात नहीं होगी, इकोनॉमिक फोरम है, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात होगी। लेकिन बहल साहब, इस वक्त सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि यह भी एक मंच है जब पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति हमेशा की भारत की रही है, और वहां पर तमाम ग्लोबल लीडर्स जब पहुंचे तो ये बताने का भी मौका है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कैसे हमें पीड़ित करता है, और हमें ही नहीं, हमारे आसपास की जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं टेररिज्म से पीड़ित हैं। तो इस मुद्दे को लेकर आज बात हो सकती है। बिल्कुल होगी। इस मुद्दे को लेकर मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री जरूर, चाहे वो मल्टीलैटरल फोरम के अंदर करें या बायलैटरल फोरम्स में करें, वो बात को जरूर उठाएंगे कि भारत ने ऐसा एक्शन क्यों लिया। और जरूर एक जो भारत की इतनी अच्छी राजनीति आजकल चल रही है और कूटनीति चल रही है, जब हमने मल्टी पार्टी डेलीगेशंस भेजे थे पूरे विश्व के अंदर, उससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ये सभी को मालूम है, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मालूम कि पाकिस्तान ही सेंटर ऑफ ऑल टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड है, ये सबको मालूम है। लेकिन बार बार बोलना भी अच्छा होता है, और हाई लेवल पे भी बोलना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जो मोदी जी की एक केमिस्ट्री है, रिलेशनशिप है बहुत सारे लीडर्स के साथ, आप देखिए हमेशा मिलते हैं तो उनसे गले मिलते हैं, और एक जो उनके दूसरे लीडर्स के फेस में स्माइल होती है। वो ट्रंप के जैसे मैक्रोन को गाली नहीं देते हैं या किसी को भी उल्टा सीधा नहीं बोलते, वो बहुत अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सोच समझ के वो उनसे बातचीत करते हैं और एक अच्छी रिलेशनशिप बनाते हैं जहां भी जाते हैं वो। आप देखिए भारतीय मूल के लोगों के साथ भी मिलते हैं और कैसी एक उनकी एक नेटवर्क और रिलेशनशिप बनती है। तो जो अभी बोरा साहब भी बोल रहे थे कि बहुत बड़े सेल्समैन, आई विल से ही इज अ ग्रेट डिप्लोमैट हिमसेल्फ, वो बहुत बड़े डिप्लोमैट है हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वो जरूर ये मुद्दे को उठाएंगे। और बायलैटरल में तो माइक कार्ने के साथ बिल्कुल उठाना है उन्होंने खालिस्तानी मुद्दा, और एक ही बारी में इसको किल करना है, क्योंकि जो स्पेस दे रहा था कनाडा डेमोक्रेसी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे, वो स्पेस नहीं देनी। भारत बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और खासकर इस समय आप मानेंगे नहीं, मिल्क की कीमतें इस समय कनाडा के अंदर 3 गुना हो गई हैं, क्योंकि वो टैरिफ्स लगे हुए हैं उधर से, क्योंकि मेजर जो इंपोर्ट आता था वो तो अमेरिका से आता था। और ऐसे ही करके बहुत सारी चीजों की कीमतें कनाडा के अंदर ऊपर चली गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गई है। उन्हें इस समय पार्टनर्स की जरूरत है जो सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर सके। हमेशा बेस्ट पार्टनर तो वही होता है जो बिल्कुल साथ हो, लेकिन अगर उनके साथ प्रॉब्लम चल रही हो तो ये सही समय है, जैसे ईयू के साथ अभी कनाडा रिलेशनशिप बना रहा है ट्रेड के लिए, उसी तरीके से भारत के लिए भी एक अच्छा मौका है। तो बिल्कुल बहल साहब, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेड के लिए एक पार्टनर की जरूरत है और भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है, और ये सबको पता है, ये दुनिया जानती है कि भारत एक भरोसेमंद देश है। मैं आऊंगी आप लोगों के पास। फिलहाल G7 की बैठक के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। अभी अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि ईरान बिना शर्त सरेंडर कर दे। इसके साथ उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर बड़ी बात कह दी।
उन्होंने कहा कि हमें ये पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, अभी हम खामनेई को मारना नहीं चाह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि खामनेई हमारे लिए आसान टारगेट है और मेरा धैर्य अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान का डिफेंस सिस्टम अच्छा है, लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं है कि अमेरिकी हथियारों को रोक पाए। अमेरिकी हथियारों के सामने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। बहल साहब, ट्रंप का G7 समिट को बीच में छोड़कर जाना, चेतावनी देना, उन्होंने मिडनाइट तक का टाइम तक दे दिया कि सरेंडर कर दीजिए। खामनेई को बता दिया कि भाई अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि अमेरिका के सामने टिक पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट एकदम जल्दी से चले गए वहां से वापस, और साथ में एक जो हिंट दे रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है, और साथ में ये बोल रहे हैं कि मैं सीज फायर के लिए नहीं गया हूं वापस। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। इनका क्या मतलब है? इनका ये मतलब है कि अब अमेरिका की एंट्री होने वाली है इस युद्ध के अंदर, और अगर अमेरिका की एंट्री होने वाली है तो ईरान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और ये क्यों जरूरी है? अगर आप देखिए, जो इनका एक फोर्दो करके न्यूक्लियर साइट है जो कि माउंटेन्स में है, और उसका माउंटेन्स में 300 फुट नीचे है, यानी कि पूरा टनल का स्ट्रक्चर, वहां पे अगर कोई भी इसको डिस्ट्रॉय करना है या अटैक करना है, उसके लिए बंकर बस्टर बॉम्ब जो सिर्फ GBU-57 है, और वो सिर्फ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। यानी कि जो चीज नेतन्याहू बहुत समय से चाहते थे, वो चाहते थे अमेरिका की एंट्री हो, और अमेरिका की एंट्री एक अलग लेवल का विनाश कर सकती है ईरान के अंदर, और वो होने जा रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय है गल्फ के अंदर, 2 तो है, तीसरा निमिट सेल कर रहा है, और साथ ही में 26 शिप्स है अमेरिका की डिस्ट्रॉयर्स के साथ साथ। फिर उन्होंने अपना डीगो गार्शिया में भी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का, तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का नहीं किया, वो भी हो जाएगा। और साथ ही में पूरे एरिया के अंदर उनके 8 मेजर बेसेस हैं और 19 के करीब मिलिट्री साइट्स हैं। अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो ईरान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी चीज जो इनके साथ एसोसिएट हो रही है, जहां तक मुझे लगता है कि जब तक ग्रीन लाइट मिली नहीं थी अमेरिका से, तब तक उन्होंने स्ट्राइक नहीं की इजराइल ने, और वो वेट किया 60 दिन का, जो मोहलत दी थी 60 दिन की ट्रंप ने, उस मोहलत के बाद ही एकदम इजराइल ने स्ट्राइक किया। अभी देखिए, अमेरिका अपनी एंट्री जल्दी नहीं करना चाहता था। अमेरिका चाहता था ईरान में इतनी बर्बादी हो, या तो ईरान घुटने टेक दे और कहे आई सरेंडर, जैसे उन्होंने अभी कहा कि वो सरेंडर करे, तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर अमेरिका एंट्री करे। जी दीपक बोरा साहब, अब हम भारत के जरा कूटनीतिक प्रभाव के बारे में अगर चर्चा करें, तो जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस और डिप्लोमेटिक आउटरीच की अगर बात की जाए, उसी का असर है कि आज दुनिया भारत की तरफ देखती है। कोई भी मंच हो, लेकिन सबकी निगाहें प्रधानमंत्री की तरफ जाकर टिक जाती हैं। 100% मैम। एक चीज और बता देता हूँ, अभी कमांडर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि न्यूक्लियर एनरिच, पूरा जो एनरिच यूरेनियम है जिससे न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते हैं, पूरी दुनिया में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, अभी 10 दिन पहले आई थी, पूरी दुनिया में 2000 टन एनरिच यूरेनियम है जिससे एटम बॉम्ब बनते हैं। ईरान के पास लगभग 400 किलो है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। अब मैम इसको रखते कहाँ हैं? इसको रखते हैं स्टील कैनिस्टर्स में, स्टील सिलेंडर्स में, बड़े सील्ड होते हैं और पूरे ईरान में फैले हुए हैं। तो ट्रंप साहब जो वापस गए कह रहे हैं सरेंडर कर दो। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना तो पहला ऑब्जेक्टिव था, रेजीम चेंज दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि मुल्ला सरकार वहां पे फिर कभी इजराइल को थ्रेटन ना कर सके। अब G7 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैम एक चीज और याद रखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रतिनिधि नहीं है, वो ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि हैं। 125 देश उनकी बात सुनते हैं। हर साल प्राइम मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग करते हैं, जो ये छोटे छोटे देश हैं। हमारी डेलीगेशंस गई थी ना मैम, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों ने आलोचना की इस छोटे देश में, कुछ छोटे देश में। मैं तो डिप्लोमेट हूं मैम, हम लोग एनालिसिस करते हैं जिन देशों में वो गए हैं। और सुनिए बड़े ध्यान से, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, एयर कॉमोडोर साहब आप भी सुनिए, जो छोटे मोटे देशों में गए हैं वो ये देश हैं जो अगले 2, 3, 4 साल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स बनेंगे। उनके साथ हम जाके कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक और देश की याद दिला देती हूँ, क्योंकि G7 से पहले प्रधानमंत्री साइप्रस भी पहुंचे, खूब चर्चा हुई। और साइप्रस में आपने देखा था
बॉर्डर पे जाके जो टर्किश ऑक्यूपाइड साइप्रस है वहां देख रहे थे, क्योंकि जब ये टर्की के मंत्री शंत्री जाते हैं वो आतंकिस्तान में, तो उनको भी दिखाते हैं जी ये कश्मीर है और ये पीओके है और यहाँ चलिए एटसेट्रा एटसेट्रा। पीएम बिल्कुल बॉर्डर पे जाके बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और क्या अरेंजमेंट किया उन्होंने, क्या बात की है। नंबर 1 उन्होंने बात की थी टेररिज्म में हम साथ हैं, और दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सिक्योरिटी। ये बता दिया टर्की को, टाइगर तू जो मर्जी कर, अब मैं यहां पर मौजूद हूं साइप्रस के साथ और ग्रीस के साथ, भिड़ना है तो आजा, टर्की कुछ नहीं करे। मैम बहुत पावरफुल संदेश। द लीडर ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो खड़ा हो रहा है। साइप्रस है क्या पिस्सू सा देश, लेकिन हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और पीएम ने ये साबित कर दिया है। मेरा मानना है आर्द दरबान जो टर्की वाला है, आज रात को उसको नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। और अब मैं देवेंद्र पराशर का रुख करूंगी, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो बेहद करीब से जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब जाते हैं बाहर तो स्ट्रैटेजी होती है। देवेंद्र, शेड्यूल भी बताइएगा, क्योंकि जो मीटिंग होगी और जब बायलैटरल टॉक होगी, कौन से भारत के प्रमुख मुद्दे होंगे जो आज प्रधानमंत्री रख सकते हैं? अभी जो अपडेट की अगर बात कर लें तो मैक्सिको के पीएम के साथ पीएम मोदी की एक पुल साइड जो मीटिंग जिसे कहते हैं वो अभी चल रही है, और बस मैक्सिको के राष्ट्रपति और पीएम मोदी दोनों एक साथ हैं। और इसके थोड़ी देर बाद जो फैमिली फोटो जिसे कहते हैं कि ग्रुप फोटो G7 का, वो थोड़ी देर बाद होगा। प्रीवियस इवेंट क्योंकि थोड़ा डिले हुआ था उसके चलते इसमें भी आगे डिले हुआ। भारत के हिसाब से अगर बात करें तो 2 हिस्से, एक तो जो बायलैटरल होगा तो उसमें अलग अलग इशू रहेंगे, जैसे जर्मनी के साथ जब आप बात करेंगे तो कुछ और इशू रहना है, कनाडा के साथ बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तीसरा यूक्रेन के साथ बात होनी है बायलैटरल, उसमें जेलेंस्की से स्वाभाविक तौर पर रूस यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है इसको कैसे जल्द से जल्द खत्म कराया जाए, जो भारत की हमेशा ऐसे पोजिशनिंग रही है, पीएम मोदी की हमेशा ही पोजिशनिंग रही है। और चौथी इटली के साथ। तो ये 4 बायलैटरल तो फिक्स हैं। और इसके अलावा जो G7 में आउटरीच प्रोग्राम के तहत पीएम का जो स्पीच होगा, निश्चित तौर पर उसमें वो सिक्योरिटी कंसर्न के तहत टेररिज्म के बारे में ये संदेश देंगे ही देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट तो सीधा सीधा उसी से जुड़ा रहता है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़ की ग्लोबल साउथ देशों के जो कंसर्न हैं उसको पीएम बहुत प्रमुखता से वहाँ रखने वाले हैं, ऐसा सोर्सेज ये बता रहे थे। और पीएम मोदी की लगातार ये कोशिश भी है कि भारत दुनिया के विकसित देशों और ग्लोबल साउथ के बीच एक ब्रिज का काम करे। और ये बैठक जिसमें न पाकिस्तान है न चाइना है, इन दोनों देशों की गैर मौजूदगी ऐसी बैठकों में है, और वहाँ पर पीएम मोदी के लिहाज से समझा जा सकता है कि कितना अहम मौका है ये, जब दुनिया के विकसित देशों को ये बताएं कि ग्लोबल साउथ के देशों की क्या समस्या है और ग्लोबल साउथ के देश ये समझें कि भारत हमारा अगुवा है। बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि अभी देवेंद्र ने बताया कि अभी G7 के प्रोग्राम में कुछ डिले है। G7 की बैठक से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। दीपक वोरा साहब, AS बैल साहब और देवेंद्र पराशर, आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।